नमस्कार। राइजिंग चाइना आज के दिन में, यानी चाइना का उभार आज के दिन में अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सबको चिंतित किए हुए। और जब चिंता चाइनीज कारों की हो जाए तो आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा। जी हाँ, आज के दिन में यूरोप और अमेरिका बहुत चिंतित हो चुके हैं और चिंतित हैं चाइनीज मोटर व्हीकल्स से, यानी चाइनीज वाहनों से, खासकर चाइना की इलेक्ट्रिक वाहन। आपको पता होगा कि चाइना की जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाती है वो अन्य देशों की वाहनों की तुलना में सस्ती भी होती है और एप्लीकेशन यदि कहा जाए तो आप एकदम कह सकते हैं स्मार्टफोन की तरह उनकी सारी चीजें भी काफी स्मार्टली हैंडल हो सकती है। जी हाँ, एकदम इलेक्ट्रॉनिक वाहन मानो मोबाइल ऐप की तरह काम कर रही है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये चिंता का सबब बन चुका है आज के तारीख में अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए। क्या है कहना, जरा इसको समझिए। रिपोर्ट यहां पर आ रहा है कि यूरोप के चीनी ऑटो की समस्या, मतलब कि यूरोप में जो चीनी जो ऑटोज गए हैं, मतलब खासकर बस वगैरह, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। इससे यूरोप तो चिंतित हो ही गया और अमेरिका को अब डर सता रहा है, क्योंकि अमेरिका में आज के तारीख में धड़ल्ले से चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिक रहा है। आप कहेंगे सर वहां तो टेस्ला है। सर टेस्ला बहुत महंगा है, बहुत महंगा। उस कंपैरिजन में कहा जाए तो BYD, आपको पता होना चाहिए, जो चाइनीज कंपनी है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, माना जाता है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी बन चुकी है। टेस्ला को उसने पीछे छोड़ दिया है। कई सारे फीचर्स उसके बहुत अच्छे हैं और सस्ती भी है। तो वह अमेरिका में टेस्ला को पीछे छोड़ करके खुद आगे आ गई है। और यूरोप में वो कंपनी तो है ही, साथ साथ कई अन्य कंपनियां भी है जो बस वगैरह बनाती है। चाइना की इलेक्ट्रॉनिक बस वह जबरदस्त तरीके से चल रही है। और यूरोप में कुछ ऐसी समस्याओं को देखा गया है, खासकर पब्लिक सर्विसेज के बसों में, जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक है कंपनी से बिलोंग करती है, वह अब डरा रहा है यूरोप को भी, और वह डर अब पहुंच गया है अमेरिका में। क्या है पूरा मामला, एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम डिकोड करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्या है प्रॉब्लम, जरा समझिए। हाल में रिपोर्ट आया है दो जगह से, एक आया है डेनमार्क से और नॉर्वे से। यहां पर बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी सरकारी बसें वहां पर भी चलती है। बड़ी कंट्रियां हैं, यूरोप की कंट्रियां हैं, तो भैया वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाएंगे। और वहां की इलेक्ट्रॉनिक वाहन, वाजिब बात है, कौन चला रहा है? चीन की एक कंपनी है यूटोंग जो कंपनी है चीन की, वह बेसिकली वह कंपनी की वहां पर बसें चल रही है। अब हुआ क्या है कि कुछ चीजें पाई गई हैं जो अटपटा है। हुआ क्या कि वहां पर उन्होंने पाया कि वह अचानक चलते चलते बंद हो गया और खुद ब खुद हवा में ही, मतलब कि गाड़ी चल रही हो और बीच रास्ते में न कि उसको कोई ऑपरेट किया न कुछ किया, उसका सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेटेड होने लगा। बंद हुआ, गाड़ी रुक गई और खुद ब खुद सॉफ्टवेयर उस गाड़ी का अपडेट होने लगा। और अब उन्हें यह सता रहा है कि यार इसे अपडेट कौन कर दिया, हमने तो किया नहीं, हमने तो चलाया नहीं, ये वाया एयर ही क्या अपडेट हो गया। अब ये सताने लगा। और ये उस दौर में तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाता है जब हर चीज आप हैक कर सकते हैं डिजिटली। जरा समझिए, थोड़ा सा और मैं चीजों को डीप कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कंपनी की कारें जो मैंने आपको बोला, ये चीन में इलेक्ट्रॉनिक बसें बनाई गई थी, यूटोंग, माना जाता है चीन की तो सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी है, इस बात को आप जान लीजिएगा। यही वहां पर बस सुविधा, कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक बसें स्मार्टफोन की तरह ओवर द एयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेती हैं और डायग्नोस्टिक कर लेती हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है सुनिए, यदि ये कर लेती हैं तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो बसें हैं, इसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और यदि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो कोई दूर में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको कुछ भी कर सकता है, उस पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैक कर सकता है, खत्म कर सकता है या बदल सकता है। अब सुनिए इससे क्या होगा। इससे एक चीज तो है ना कि यार वो कंपनी जो है चाइना, वो भी कर सकता है, और नहीं तो कोई, मान लो कि मैं चाइना को इनोसेंट मान लूं, तो कोई हैकर भी तो कर सकता है। इससे क्या क्या हो सकता है सुन लीजिए। इससे पता चला कि आपका जो
यातायात व्यवस्था है वो पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, उस कंट्री का पूरे यातायात व्यवस्था को खराब कर सकता है। इसका इस्तेमाल वो किसी भी रूप में कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा आप सोच लीजिए कि वो जो बस है उस एक तरह से उसमें आगे में कैमरा है, पीछे में कैमरा है, हर चीज सेंसर्स लगा हुआ, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो यहां पर चिंता हैकर्स की नहीं है। यूरोप का मानना है कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल चाइना हमारे विरुद्ध आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि जिस ढंग से चाइना और यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका के बीच चाइना के बीच जो तनाव है उसका आगे चल करके क्या रूप होगा, कहीं युद्ध का रूप हो जाए तो उस परिस्थिति में चाइना इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, आपके पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खत्म कर सकता है, आपकी सारी चीजों पर वो निगरानी किया हुआ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको देख लेगा। बस चल रही है, बस में कैमरा लगा हुआ, वो हर चीज को नोटिस कर रहा है, बस जहां जा रही है उसको नोटिस कर रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि यदि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, इसका मतलब चाइना की बसें यूरोप को पूरा अच्छी तरह देख रही है और मैनेज भी कर रही है। ये भी तो बात है ना। तो सुरक्षा, तो इसमें क्या हो गया, इस सुरक्षा खामी में इसका सवाल उठाया गया नॉर्वे और डेनमार्क के द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक हम नहीं चाहें ऐसा न हो। लेकिन अब तो बात आगे निकल चुकी है। अब देखिए आगे क्या है, जिसमें क्या कहा गया, यूरोपीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि यह जासूसी, निगरानी और तोड़फोड़ के खतरों को लेकर चिंता। पता लगा जासूसी निगरानी तो हो ही जाएगा, पता लगा आपने दो बस को आपस में टक्कर करवा दिया, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, क्योंकि आप उसको जला कोई और रहा है और हैंडल आप कर लीजिएगा, तो फिर क्या होगा। इसी पर जो यूरोपीय संघ के डिजिटल प्रमुख है, उनका नाम है मार्गरेट वेस्टगर, उसने कहा है यह पहियों पर चलता फिरता हुआ कंप्यूटर बता दिया है किसको, चाइनीज बसों को। और यहां पर सिर्फ चाइनीज बसों की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बसों की, चाइनीज कार भी इसी टाइप के। और यह अब धीरे धीरे खतरा के रूप में चिंता बढ़ा रहा है किसको, यूरोप को और अमेरिका को। इस पर एक बात और भी, पीटर लुडविल इस खतरे को दूसरा तरह से देखते हैं, जो चाइना प्रेजेंट कर रहा है आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के माध्यम से। ये अमेरिका के हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ये टिकटॉक की तरह है, जिस ढंग से टिकटॉक खतरा उत्पन्न कर सकता था पूरे डिजिटली, यानी मैं कहूं जोखिम पैदा कर सकता था डिजिटल जगत में, और अमेरिका ने उसको बैन करने का फैसला लिया जो बाद में विवाद का विषय बना। उसी ढंग से इनका मानना है कि चाइनीज वाहन भौतिक जगत में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में खतरा उसी प्रकार का पैदा कर सकता है। यह बात उन्होंने, क्यों, क्योंकि चाइना इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। स्मार्टफोन की तरह यह सब कुछ देख रहा है, कैमरे की तरह सब कुछ देख रहा है, हर चीज को नोटिस कर रहा है, जासूसी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है चाइना इसका इस्तेमाल। आपको पता होगा कुछ दिन पहले पेजर वाला घटना तो आपको पता होगा ना, इजराइल ने जो पेजर के साथ हमला किया था, सीरिया में कई लोगों का पेजर जो पॉकेट में था सब ब्लास्ट हो गया, आपको पता होगा। तो किसी भी चीज का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में भी किया जा सकता है, उसको सबोटाज करने के रूप में भी किया जा सकता है, और यह प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। यहां पर कुछ और बातों को भी जरा समझें। एक व्यक्ति और भी हैं अमेरिका के, खासकर राजा कृष्णमूर्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन वो हाउस ऑफ बाकायदा वो राजनीतिक भी हैं, सांसद भी हैं, कांग्रेस के मेंबर भी हैं अमेरिका में। और अमेरिका में फिलहाल वो आज की तारीख में हाउस कमेटी ऑन चाइना के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए उनकी बात। इसी चाइनीज व्हीकल्स पर क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर उन्होंने कहा चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कीमत कार जो है बनाने वालों से कम होती है, पहला पॉइंट, इसलिए वो मार्केट पकड़ रही है। मतलब जितना उसको लगता है बनाने का कॉस्ट, उससे कम में वो सेल करती है। चलिए भाई, उन्होंने आगे क्या कहा सुनिए। आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का ही भविष्य है, आगे चल करके इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भविष्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2040 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या 60% हो जाएगी। ठीक है भैया, यानी सारे वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के 60% हो जाएगा। और अब सवाल पैदा होता है कि जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आने वाले समय में हम पीछे रह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक वाहन का ही यदि आगे भविष्य है तब तो चाइना हर तरफ छा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम कीमत पर बेच रहा है। तो इसमें अमेरिका को सोचना पड़ेगा। इससे अमेरिका का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो यूरोप प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या उससे लगता है यूरोप प्रॉब्लम फेस कर सकता है। वही वाली बात है, एक प्रकार से चलता फिरता कंप्यूटर जो सब चीज को देख रहा है। तो
इस पर उन्होंने अमेरिका को सचेत किया है बकायदा। आगे देखिए, अच्छा एक प्रॉब्लम और भी है, केवल सुरक्षा कारणों से केवल ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को जानता है और यूरोप भी जानता है कि बढ़ता हुआ चीन सबके लिए खतरा है, उन लोगों के लिए खतरा है। तो वाजिब बात है, चीन को यदि कमजोर करना है तो चीन को आर्थिक रूप से पहले कमजोर करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली। तो उनको एक ये भी भय सता रहा है कि जिस हिसाब से चीन, क्योंकि ये हो सकता है इतनी बातें जो डेनमार्क और नॉर्वे ने कहा और जो यूरोप ने आगे बढ़ा करके अमेरिका तक बात पहुंचा दिया, उसके पीछे मंशा तो ये भी हो सकती है ना कि चीनी वाहन के जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उस पर एक सस्पिशन पैदा करके उसको खत्म किया जाए ताकि उनका माल बन सके, यानी उनका उद्योग चल सके। तो कुछ लोग मानते हैं इन चिंताओं का न केवल चीनी वाहनों के द्वारा अमेरिका की जासूसी करने का है, परिवहन व्यवस्था को ठप करने की क्षमता शामिल है, बल्कि एक दूसरा भी है, अमेरिकी ऑटो उद्योग को दिवालियापन की आशंका सता रही है, उसको बचाना भी है। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है, आपको आज बता देते हैं। अमेरिका यदि आज के तारीख में, चाइना विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और अब धीरे धीरे अमेरिका को ये सता रहा है कि यार क्या गलती मुझसे हो गया कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और हम सिर्फ देखते रह गए। सच्चाई है यदि अमेरिका ने पॉलिसी बदली नहीं ना तो सर आने वाले समय में अमेरिका को हर चीज़ चाइना से लेना पड़ेगा और वह अब जितना बचा हुआ उसको भी बचा कर नहीं रख पाएगा। इसमें ट्रम्प की पॉलिसी और उसकी जो वीज़ा पॉलिसी है बहुत बड़ा जिम्मेदार है। माना जाता है कि अमेरिका को अमेरिकियों ने नहीं बनाया है, जो अमेरिका में लोग बाहर से आते हैं, खासकर इंडिया से, चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, इन लोगों ने बनाया। ये लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पर आते हैं और उनके इनोवेशन से, उनके वैज्ञानिक सोच से कई आविष्कार हुए अमेरिका में, कई नई चीज़ें बनी अमेरिका में और उसने अमेरिका को अमेरिका बनाया और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यदि ट्रंप ऐसा ही करते रह गए अंत में ना, तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं है जब ये जो सुपर पावर का जो पोजीशन अमेरिका लेके चल रहा है ये खत्म हो जाएगा और अमेरिका बहुत पीछे चल जाएगा। चलिए आगे और भी चीज़ों को देखते हैं। वैसे भी आपको पता ही है BYD कंपनी तो आज के तारीख में विश्व की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है कार मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की, ये भी चाइनीज़ है। ये सब चल करके है ना, सुरक्षा का हवाला दे करके अमेरिका रोकेगा। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, हो सकता है इनकी बातें सच हो, लेकिन सच्चाई है चाइना के विकास को ही रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं आज बता देता हूँ, चाइना को रोकना अमेरिका की बस की बात अब नहीं रही। उसके पीछे कारण सिंपल है, अमेरिकी सरकार की नीतियाँ। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, यदि अमेरिका बाहरियों को वहाँ नहीं बुलाएगा तो अमेरिकी लोग इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं, इस बात को जान लीजिए। क्या कहते हैं अमेरिका के वासी, उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए चीन का ऑटो खतरा नामक एक शीर्षक की सुनवाई, मतलब बातचीत हो रहा था, उसमें उन्होंने शुरुआत में कुछ बातें कहा। क्या कहा जरा समझिए। उन्होंने एक बात कहा कि ये जो बीजिंग का जो उदय होता हुआ बाजार की सफलता नहीं है, जो चाइनीज़ वाहनों का, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो पकड़ है पूरे विश्व में, ये बीजिंग का उदय नहीं बता रहा है, चाइना का उदय होता हुआ बाजार नहीं बता रहा है, बल्कि यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक राजनीतिक परियोजना है और इसका मुकाबला हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हो चाहे सहयोगी कंपनी हो, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों? उन्होंने क्या क्या कहा जरा समझिए। इसमें उन्होंने कहा कि यह जासूसी कर सकती हैं आने वाले समय में, और भी बहुत सारी बातों कहा, क्योंकि इसमें अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, माइक्रोफोन होता है, सेंसर होता है, इसमें हर चीज़ है, इसके अंदर पूरी की पूरी सिस्टम है जो चाइना कंट्रोल कर सकता है या चाइना की कंपनी कंट्रोल कर सकता है। और एक बात मैं बता देता हूँ, चाइना की कंपनी जो है ना सर, यदि कोई चीज़ को कंट्रोल करती तो मान लीजिए वो चाइनीज सरकार भी कंट्रोल करती है, नहीं तो चाइना में कोई भी कंपनी चल नहीं पाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात सता तो रहा है, अमेरिका और यूरोप को, कि ये वाहन जो है आगे चल करके एक्सप्लोजन का साधन न बन जाए। चलिए आगे देखिए और क्या बातें हो सकती है। देखिए, फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक्स के वरिष्ठ निदेशक एलन डेजनेकी ने क्या कहा, ये अमेरिका के, जरा समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि यह सामान्य औद्योगिक उत्पादन या प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बाजार में चीनी ऑटो कंपनियों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं में जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्य हेराफेरी, जबरन श्रम और रणनीतिक बाजार एकाधिकार शामिल है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कहो भैया, तुम बहुत पीछे निकल गए हो चाइना से। ये सब बातें अब बकवास हो गई कि तुमने जो कहा कि जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब चाइना ने जो हमसे प्रौद्योगिकी या
माना जाता है ना कि चाइना ने बहुत सारी चीज़ चोरी करके प्राप्त की, चाहे वो आईफोन टेक्नोलॉजी हो कुछ भी हो। तो एक वो कहा जबरन, दूसरा मूल्य हेरा फेरी, तुमने कम मूल्य पर बेचा, तीसरा जबरन श्रम, मतलब अपने यहाँ तुम कम मूल्य पर लोगों को खटवा रहे हो और उससे जो सामान बनेगा वाजिब बात है वो सस्ता होगा और सस्ता बिकेगा। ये सब बातें धरी की धरी आती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संवेदनाओं और भावनाओं से नहीं चलता है। सच्चाई ये है, आज के तारीख में अमेरिका यदि कोई काम करता है तो उसको विश्व को अपने साथ में लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ने कुछ दिन पहले पैक्स सिलिकॉना नामक एक प्रोजेक्ट चलाया है, खासकर सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। उसमें भारत को शामिल नहीं किया। जिस हिसाब से चाइना बढ़ रहा है, तुम चाइना को काउंटर करना चाहते हो, दूसरी साइड भारत से दुश्मनी मोले हुए हो या दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हो, ये अमेरिका के बस की बात अब नहीं रही चाइना को रोक पाना। और एक बात मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि चाइना को कोई रोक सकता है तो वो इंडिया ही है, दूसरा अमेरिका नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इधर रसिया है और इधर चाइना, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। और रसिया को काउंटर बैलेंस, रसिया को न्यूट्रल सिर्फ एक देश बना सकता है, कर सकता है, वो भारत है। क्योंकि भारत और रसिया के बीच जो दोस्ती है वो जग जाहिर है। रसिया कभी भी भारत और चीन के बीच में नहीं पड़ेगा। रसिया तो उल्टे चाहता है कि चीन और भारत और हम तीनों मिल करके एक ट्रायंगुलर बनाए। इसलिए अमेरिका को मजबूरी है कि वो भारत के साथ आए, H1B वीज़ा को थोड़ा न्यूट्रलाइज करे और अपने उद्योग को यदि बढ़ाना है तो भारत के साथ मिल करके अच्छा काम करे, ताकि उसका वाहन भी बने और भारत के साथ ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के साथ भारत को भी उसको फायदा मिले। क्योंकि टेस्ला वगैरह रीच से बाहर है, उनके खुद के देश के लोग इसको नहीं एक्वायर कर पा रहे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।